नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। आज हम इकोनॉमी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 2011 से लेकर 2024 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको काफ़ी डिटेल्ड वे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स को ले रखा है, जैसे पॉलिटी का हो गया, एंशियंट मॉडर्न एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का हो गया। ठीक है। फिर इको का हमने इन्वायरमेंट का सेक्शन को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। ठीक है। सो ये हमारा इकोनॉमी का होगा। इसमें हम काफ़ी होलिस्टिक वे में 2011 से 24 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये 2011 का हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बताना, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा क्या है, करेक्ट आंसर। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टडीली इंक्रीज्ड इन लास्ट 5 ईयर। बोल रहे हैं कि उस टाइम का क्वेश्चन है, तो अभी बेसिकली इतना रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ इस पैटर्न पे आप अभी का रेडी कर सकते हो। ठीक है। तो बोल रहा है कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, स्टेडली इंक्रीज किया है लास्ट 5 ईयर में। सेकेंड क्या बोल रहा है, ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, एक एवरेज पर्सन, हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना अर्न कर रहा है। समझ रहे हो? एक एवरेज पर्सन पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर लोकेशन, आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो, फिर उसके बाद सिटी ले सकते हो। ठीक है। स्टेट ले सकते हो, कंट्री ले सकते हो, कितना अर्न कर रहा है उसको दर्शाता है पर कैपिटा इनकम। तो उसके रिस्पेक्ट में बोला है कि द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम है स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट 5 ईयर। स्टेडली, देखो जब स्टेडली वर्ड आता है ना, तो ये काफी ज्यादा एक तरह से आपको फोकस होके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको फोकस के साथ इसको सॉल्व करना होता है। तो अगर देखें तो दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे देख सकते हो ग्रोथ रेट 2011 का है, मतलब उसके पहले का है। यहाँ पे 2006 में क्या था, 8.10, 2007 में 7, कहाँ इंक्रीज किया, फिर घटा, फिर इसके बाद यहाँ पे बढ़ा। तो 2006 में हमें ग्रोथ देखने को मिला था हाई, और फिर 2010 में, और बीच में तो घट ही रहा है ना। तो स्टेडली इंक्रीज कहाँ किया, स्टेडली इंक्रीज मतलब इंक्रीज होते चला जा रहा है। ठीक है, कहीं इसमें लोन मतलब ऐसे नहीं दिख रहा है, स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया था। पर कैपिटा इनकम में हमें देखें तो 12.88% था 2027, फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो अब -2.86% हो गया। ठीक है, फिर घट गया, फिर उसके बाद 10 हो गया, फिर 23.16 हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला था उस टाइम पे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडिया हैज एक्सपीरियंस persistent and high food inflation in recent past. What could be the reason? इंडिया परसिस्टेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन देख रहा है। मतलब अगर पास्ट में देखें तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला था। क्या उसका रीजन था, हमें इसमें से करेक्ट बताना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडली डिक्रीज इन लास्ट 5 years बाय अबाउट 30%। फिर यहाँ पे स्टेडली आ गया। ठीक है, इसको तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा। बोल रहा है क्योंकि हम जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप पे हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स जैसे राइस की प्रोडक्शन है, फिर उसके बाद वीट की प्रोडक्शन है, उसके कल्टीवेशन में, उसका कल्टीवेशन का जो एरिया है बेसिकली उसमें स्टेडली डिक्रीज देखा गया है। मतलब जो कल्टीवेशन एरिया है वह कम होता हुआ दिख रहा है। और अगर लास्ट 5 ईयर में देखें तो 30% का डिक्रीज देखने को मिला है। गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है, एज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपुल हैव अंडरगॉन ए सिग्निफिकेंट चेंज। बोल रहा है कि जैसे इनकम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो कंजम्पशन पैटर्न है पीपुल का, उसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला है। जी हाँ, ये हो सकता है क्योंकि इसमें जो क्या होता है, दो होता है ना, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में क्या है कि मतलब जो इनपुट कॉस्ट है बेसिकली रॉ मटेरियल्स का किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें इंक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन, ओवरऑल प्राइस में इंक्रीज देखा गया है। डिमांड में क्या है कि आपका इनकम राइज कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, अब ज्यादा चीजों को परचेज कर रहे हो। अब ज्यादा चीजें परचेज करोगे तो सप्लाई तो सेम ही है, बट डिमांड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं
जो प्राइस है गुड्स का उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे फूड जो कंजम्पशन पैटर्न है पीपुल का उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, इसलिए फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। जी हाँ, ये सही है हमारा। फूड सप्लाई हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में राइज देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एक सर्टेन लिमिट तक देखें तो इन्फ्लेशन अगर लेस देन 4% से, नहीं लेस देन 3% है तो उसे हम एक गुड इन्फ्लेशन मानते हैं। वह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। और वही जब मोर देन 3% हो जाता है तो अदर भी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, फिर आरबीआई के द्वारा कुछ एक्शंस लिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इंडिया में देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन का। सम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, इंक्रीज इन डिमांड, रिडक्शन इन सप्लाई, डिमांड सप्लाई गैप जो होता है, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, मतलब ज़्यादा इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन हो गया जिसकी वजह से गुड्स एंड जो सर्विसेज है उसके प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट में तो मतलब क्या है बेसिकली कि रॉ मटेरियल में जब रॉ मटेरियल के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है, इनपुट कॉस्ट, फिर उसके बाद जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, इस सब में जब ज़्यादा हमको एक तरह से प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आता है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी के जो हम डिवैल्यूएट करते हैं, मतलब जैसे लेट्स से अभी 85 रुपये है $1 के कंपेरिजन में, अगर इसे हम 90 कर दे रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है। राइज इन वेजेस एंड अदर, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देखो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं सीपीएसई, इसमें क्या सीपीएसई क्या इसमें इसमें क्या होते हैं कि गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 51% होता है, ठीक है। 51% या फिर 60% हो सकता है, 90% हो सकता है, 100% हो सकता है, उसे सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस बोला जाता है। उसमें मतलब जो मैनेजिंग रोल होता है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। तो बोल रहा है अगर इससे कम मतलब इसको हटा दे रहा है, मतलब 51% से 49% में आ जा रहा है, मतलब कि जो गवर्नमेंट का अपना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसको सेल कर रहा है। तो बोल रहा है कि अभी रिसेंट टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वह रीजन क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है गवर्नमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट। जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी एक्टिविटी इसलिए किए जा रहे हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल डेट है उसे पे बैक किया जा सके, मतलब उसे पे किया जा सके, मेनली उसे पे किया जा सके डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से। देखो गलत है, मेनली तो नहीं है यार, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है वो परफॉर्म नहीं कर रही है जिसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एयर इंडिया का कॉन्सेप्ट देख लो आप, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंडेड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सीपीएसईज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। गलत है ये भी, करेक्ट बताना है, नीदर वन नॉर टू। देखो इनकरेक्ट है, एक्सटर्नल डेट इज अ पोर्शन ऑफ कंट्री डेट दैट इज बोरोड फ्रॉम फॉरेन लेंडर इंक्लूडिंग जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो ये सारी चीजें बाई की जाती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डेट। गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन टू डिसइन्वेस्ट द सीपीएसई बट लार्जली इट डिसाइड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑन द केस टू केस बेसिस, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट क्या करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिसीजन लेती है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है उसको सेल किया जाए, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हाँ वह रिटेन करना चाहती है, रिटेन उसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को करना चाहती है जो प्रॉफिट मेकिंग है। क्या है प्रॉफिट मेकिंग, किसके लिए, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग है उसको वह रिटेन करना चाहती है, मतलब बनाए रखना चाहती है। बट वहीं जो हम बात करते हैं जो प्रॉफिट नहीं मेक कर रही है, मतलब लॉस में चल रही है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, उसे गवर्नमेंट चाहती है डिसइन्वेस्टमेंट करके हटाना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विथ व्हाट पर्पज
is the government of India promoting the concept of mega food park. मेगा फूड पार्क बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों मेगा फूड पार्क को प्रमोट किया जा रहा है। देखो मेगा फूड पार्क क्या है, बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मेगा फूड पार्क को प्रमोट किया जा रहा है। उसका पर्पज क्या है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, देखो करेक्ट बताना इसमें से, ठीक है कहाँ है करेक्ट बताना। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है बेसिकली उनके लिए एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराना। जी हाँ ये सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। पेरिसेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, हाँ, जैसे आप ले सकते हो टमाटर ले सकते हो, वो जल्दी खराब हो जाएगा, या फिर अदर जो आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल्स में ही ले लो, पोटैटो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, बट यही सब जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है उसके पेरिसेबल आइटम्स होते हैं। तो बोल रहा है उसके प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना सो दैट जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जा सके। जी हाँ ये भी सही है हमारा। थर्ड क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर। जो इंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली उनके लिए एक इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड कराना। जी हाँ ये भी हमारा सही है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इसमें। देखो कब इंट्रोड्यूस किया गया था मेगा फूड पार्क जो स्कीम है, 2008-9 में। गोल क्या था, बूस्टिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग वैल्यू एंड लोअरिंग फूड वेस्ट एट एवरी पॉइंट इन सप्लाई चेन विद फोकस ऑन पेरिसेबल। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनकी वैल्यू को इंक्रीज करना और जो फूड वेस्टेज हो रहा है हमारी कंट्री में उसको कम करना। ठीक है, हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मंडी आया इनिशियल टाइम में, फिर उसके बाद जहाँ पे मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है वहाँ तक सेंड करते हुए जितने भी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब फूड जो प्रोसेसिंग से है रिलेटेड उसको टैकल करना बेसिकली। इसके बाद ये काफ़ी डिटेल में दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन। टीजर लोन क्या होता है, वह लोन होता है जिसे काफ़ी लेस इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है। ठीक है, बाई कॉमर्शियल बैंक ए कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन बाई कॉमर्शियल बैंक, मतलब क्या है बेसिकली कि जो टीजर लोन कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जा रहा है क्यों इकोनॉमिक कंसर्न्स को शो कर रहा है। टीजर लोन वही लोन होता है जो कि काफ़ी लेस अमाउंट पे लेस इंटरेस्ट रेट पे कहीं ना कहीं दिया जाता है एक फिक्स टाइम के लिए। ठीक है, लेस इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है एक फिक्स टाइम के लिए, उसे हम टीजर लोन बोलते हैं। बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, द टीजर लोन आर कंसीडर्ड टू बी an aspect of subprime lending. Subprime lending and banks may be exposed to risk of defaulters in future. सब प्राइम लेंडिंग क्या होता है, सब प्राइम लेंडिंग होता है कि जैसे एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, अगर किसी को लोन चाहिए एक सर्टेन क्राइटेरिया उसको उसको आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि बैंक्स ये सारे मतलब जो इंडिविजुअल है ये सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर रहे हैं उसको भी लोन दे दे रहा है। समझ रहे हो, आप गए बैंक में लोन लेने, उसका कुछ ऐसे क्राइटेरिया वाला जो बेसिकली बुक होता है वो दिखाया कि आपको ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी होगी तब आपको लोन मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिल आपके मतलब इस रेंज में नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें तो बैंक लोन नहीं दे सकता। बट ऐसा क्या है कि आप जा रहे हो देख रहे हो, ठीक है ये सारी चीज़ें आप इसमें से कोई सा भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो बट फिर भी बैंक आपको लोन दे दे रहा है, तो इसे हम सब प्राइम लेंडिंग बोलते हैं। तो अगर जो टीजर लोन है बेसिकली टीजर लोन को सब प्राइम लेंडिंग कंसीडर किया जाता है, और अगर लेट्स से ये सारी क्राइटेरिया इंडिविजुअल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, आप लोन दे दे रहे हो फिर बाद में ये डिफॉल्ट करे जा रहा है, मतलब बाद में लोन रिपे ही नहीं कर पा रहे तो एनपीए का सिचुएशन आ रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, जिसकी वजह से बैंक डिफॉल्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही है कि इसे सब प्राइम लेंडिंग कंसीडर किया जाता है और बैंक कहीं ना कहीं डिफॉल्टर के सिचुएशन क्रिएट हो सकता है बैंक के साथ, मतलब दिवालिया हो सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है, इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन इन इन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर टू सेट अप मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट यूनिट। बोल रहा है इंडिया में टीजर लोन जो अनएक्सपीरियंस्ड इंटरप्रेन्योर होते हैं उनको दिया जाता है, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के लिए, एक्सपोर्ट यूनिट को सेटअप करने के लिए। जी हाँ ये गलत है हमारा। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर 1 सही होगा। करेक्ट ही पूछा था ना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, टीचर लोन आर कंसिडर एन एस्पेक्ट ऑफ सबप्राइम लेंडिंग। सेकेंड गलत था, टीचर लोन आर जनरली ऑफर्ड एंड प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर एंड न्यू होम ओनर्स। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, न्यू होम ओनर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। जो एक्सपीरियंस इज नॉट ए क्राइटेरिया, जैसे इन एक्सपीरियंस बोला था ना स्टेटमेंट में, तो ऐसा एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस कोई क्राइटेरिया बेसिकली उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देखो टीचर लोन क्या होता है, एनी लोन दैट ऑफर्स ए लो इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम एज अ परचेज इंसेंटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स एक्टिविटीज। क्या बोल रहा है, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हैं, इनमें से किस बैंक के द्वारा उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, एज ए लोन ही आप बोल सकते हो, ठीक है। इनमें से किन बैंक के द्वारा दिए जाते हैं बताओ। तो ये हमारा कॉमर्शियल बैंक है। हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को, एक्टिविटीज को। देखो, इन इंडिया कॉमर्शियल बैंक हैव द हाईएस्ट शेयर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कॉमर्शियल बैंक अगर देखें तो 60% कहीं ना कहीं क्रेडिट को देता है, फॉलोड बाय कोऑपरेटिव बैंक जो कि 30% है, फिर उसके बाद आरआरबी हो गया, फिर अदर बैंक्स आते हैं, ठीक है। 60% कॉमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद 30% कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आरआरबी हमारा आता है, फिर जो अदर बैंक्स आते हैं वो आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेप हो सकता है जो गवर्नमेंट का इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है उसको बढ़ा सकता है, मतलब उसको आगे लेके जा सकता है। अब यहाँ पे बात आता है इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोग्रेस जो हो रहा है उससे हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट हो, ठीक है, बेनिफिट एवरीवन, ना कि फ्यू इंडिविजुअल को ये सारी बेनिफिट्स मिले। मतलब क्या है, बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, उससे उसका जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी हो, मिडिल स्टेट ऑफ सोसाइटी हो, जो भी हो, ठीक है, सबको मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसको प्रमोट कर सकता है, मतलब उसको प्रमोट अगर करते हैं तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव ग्रोथ को, उसको बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, ये सही है हमारा। फिर उसके बाद क्या है, प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी सही है हमारा। इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होगा, एक बारी मतलब आप एजुकेटेड हो गए तो नॉलेज होगा आपके पास कि हाँ क्या गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाई जा रही है इसको बढ़ाने के लिए। उस सब चीज़ों का जब नॉलेज होगा तो आप उसको बढ़िया से अवेल कर पाओगे, बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी विल विद राइट आंसर। देखो करेक्ट है, मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप द बेटर द फाइनेंशियल इंक्लूजन। जितना सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उतना कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन increase होगा। MSME are the important sector of Indian economy and have contributed immensely to the country's economic development. It can help in financial inclusion. फिर उसके बाद क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट mandated 25% रिजर्वेशन फॉर disadvantaged सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर disadvantaged ग्रुप इंक्लूड, जैसे SC हो गया, ST हो गया, ठीक है। क्या है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उसके तहत 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, किसमें, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है जैसे SC हो गया, ST हो गया, इन सब कम्युनिटीज को एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, एजुकेशन कैन हेल्प अपलिफ्ट द बैकवर्ड एंड डाउन ट्रोडन सोसाइटी। जो बैकवर्ड क्लास है हमारा, डाउन ट्रोडन सोसाइटी, बेसिकली बेसिकली क्या बोल रहा है, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी जो है उसके अपलिफ्टमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है एजुकेशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। माइक्रो फाइनेंस एक प्रोविजन है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, किसको, जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ कंज्यूमर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लो इनकम ग्रुप में कंज्यूमर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं दोनों को इंक्लूड करता है। द सर्विस एंड सर्विसेज
रेंडर अंडर द माइक्रो फाइनेंस इज आर, क्या क्या सर्विस एंड सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस के अंडर दिए जाते हैं, इसको बताना हमें। तो माइक्रो फाइनेंसिंग समझ आया, मतलब क्या है बेसिकली, जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि टारगेट किसको करता है, इंडिविजुअल जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है उसको अच्छे से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या क्या सर्विसेज माइक्रो फाइनेंस के द्वारा प्रोवाइड करा जाती हैं, उसमें से करेक्ट बताना है। आप देखो, क्रेडिट फैसिलिटीज, जी हाँ, क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जाता है। सेविंग फैसिलिटीज, जी हाँ, आप पैसे जमा कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। इंश्योरेंस फैसिलिटीज, जी हाँ, ये भी प्रोवाइड कराया जाता है। फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज, हाँ जी हाँ, फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, ए टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस है, हाँ, प्रोवाइड किसको किया जाता है, अनएम्प्लॉयड एंड लो इनकम इंडिविजुअल और ग्रुप्स, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर लो इनकम इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। किस लिए किया जाता है, टू हेल्प देम टू कम आउट पॉवर्टी थ्रू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कहीं ना कहीं आप पॉवर्टी से बाहर आओ, इसके ये सारी चीजों के लिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। Besides scheduled commercial bank, RRB हो गया, small financial bank, cooperative bank, NBFC, NEFCs, MIF also provide micro finance services। देख लो कौन कौन से बैंक्स माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वही है, माइक्रो फाइनेंस इज ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम पॉपुलेशन। तो बेसिकली यही है कि इसमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं जो पीछे बताया गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है वैल्यू एडेड टैक्स का, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स एक कंजम्पशन टैक्स होता है। क्या होता है, कंजम्पशन टैक्स, जो कि लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, हर स्टेज पे, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हर स्टेज पे लगाया जाता है, किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, बेसिकली जो कंजम्पशन आइटम्स होते हैं उसके, ठीक है। तो ये हमारा कंजम्पशन टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है हर स्टेज के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। तो पहला, इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, जी हाँ, हमारा ये सही है, ये फीचर है वैल्यू एडेड टैक्स का, क्योंकि देखो हर स्टेज पे लग रहा है ना, तो मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम हुआ ना। दूसरा क्या बोला है, इट इज टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन, वैल्यू एडिशन ऑफ एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब हर स्टेज, जो ट्रांजैक्शन का हर स्टेज है उस पे जो वैल्यू ऐड हो रहा है उस पे लगता है, ठीक है। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। इट्स अ टैक्स ऑन द फाइनल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, ठीक है। फाइनल कंजप्शन पे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज के, और किसके द्वारा बॉन्ड किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा, जी हाँ, ये भी हमारा सही है। इट इज बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। देखो, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट डी विल विद रॉन्ग आंसर, जिसकी वजह से हमारा यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फीचर नहीं है वैल्यू एडेड टैक्स का। देखो, value added tax is a type of tax on consumption that is levied on the product whenever its value increase during the production and final sale, ठीक है, हमने बताया क्या चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेनर फॉरेन नेशंस टू विटनेस द 19th कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया अमाउंटेड टू, बोल रहा है कि कोई जो फॉरेन नेशनल्स है इंडिया में विजिट कर रहे हैं, किसके लिए, जो 19th कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसके लिए, ठीक है, उसको देखने के लिए बेसिकली वो इंडिया में विजिट किए, तो वह इनमें से क्या चीज अमाउंट करेगा, क्या हुआ, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, क्या होगा। देखो, सारा सीन यहाँ पे है पैसे अर्न करने का। इंडिया में अगर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फॉरेन नेशन का इंडिविजुअल कुछ चीजें परचेज कर रहा है, यानी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चीजों को, ठीक है। आप अगर लेट से यही दूसरी जगह होता 19th वेल्थ गेम, तो क्या करते, आप गुड्स को एक्सपोर्ट ही करते ना, एक्सपोर्ट करते, वहां पे बिकता। लेट से बिस्किट ही है, इंडिया में बना, जो कॉमनवेल्थ में
बेसिकली फॉरेन नेशंस आए हैं, नेशनल्स आए हैं, वो खरीद रहे हैं इंडिया से, तो एक्सपोर्ट हुआ ना। वही चीज आप इंडिया में एज्यूम कर लो कि इंडिया में आए हैं, फॉरेन नेशनल्स ही हैं, अगर वो अपनी कंट्री में ही होते, कहीं दूसरी जगह होते, अगर हम उनको गुड्स बेचते तो हमारा एक्सपोर्ट होता। वही इंडिया में आ गए, इंडिया में ही बाय किए तो हमारा एक्सपोर्ट ही होगा ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट होगा। देखो, एक्सपोर्ट आर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री यूज्ड बाय अनदर, मतलब एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ और अनदर कंट्री में उसे कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। इन दिस केस फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग इंडिया विल बाय इंडियन गुड्स एंड यूज इंडियन सर्विसेज, इंडियन कंपनीज विल गेट फॉरेन करेंसी, ठीक है। जो इंडियन कंपनीज है वो फॉरेन करेंसी को कहीं ना कहीं लेगी, अगर वो बेचती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हमारा क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। 11 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस विच गवर्नमेंट कैन टेक। क्या बोला है, विच ऑफ द अबव एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। इनमें से कौन सा एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है जिससे हमारा जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, देखो, करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब आपका जो एक्सपोर्ट है ना वह कम है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट। मतलब क्या है बेसिकली कि आप इंपोर्ट कम ज्यादा कर रहे हो एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट आपका कम है, इंपोर्ट काफी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा। करेंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर दूसरी कंट्री को ज्यादा बेचते हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो हम करेंट अकाउंट सरप्लस में चले जाते हैं। और वहीं जब हम दूसरी कंट्रीज से ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है दूसरी कंट्रीज को, तो उसे हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है। सारा खेल पैसे का है, पैसा आ रहा है कहीं से आए, चाहे वह इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, चाहे वह आप गुड्स को बेच के दूसरे कंट्री से पैसा लाओ, या सर्विसेज को प्रोवाइड करा के दूसरी कंट्री से, मतलब फॉरेन करेंसीज को लाओ, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास पैसा आना चाहिए, उससे रिलेटेड है करेंट अकाउंट, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यूएटिंग द डोमेस्टिक करेंसी मतलब डिवैल्यूएट करना। लेट्स से अभी $1 है 80 रुपए का, ठीक है, इसे आप डिवैल्यूएट करके 90 रुपीज पे ला दिए, तो जो फॉरेन नेशनल्स को अभी तक $1 बेचने में 80 रुपए मिल रहे थे, उन्हें अब 90 रुपए मिलेगा। यानी मतलब क्या है कि अ, ये इंडियन गुड्स को ज्यादा खरीद सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, इससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके सिचुएशन को रिड्यूस किया जा सकता है। जी हाँ, डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी कुड लीड टू रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट, जी हमारा सही है। सेकंड क्या बोला है, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, उसके जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है उसमें रिड्यूस कर देना, रिडक्शन कर देना। तो एक्सपोर्ट हम कहाँ से कर पाएंगे, जब सब्सिडी आप बढ़ाओगे तभी तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। अगर इसमें आप रिडक्शन कर दे रहे हो, मतलब डिक्रीज कर दे रहे हो जो सब्सिडी है, बेसिकली एक्सपोर्ट सब्सिडी, तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा नहीं, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है ना, तो हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या बोला है, एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट्स greater FDI and more fund from FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं। FDI आ रहा है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, मैं बोला ना सारा पैसा सारा गेम पैसे का है। अगर पैसे हमारे फॉरेन करेंसी आ रहे हैं, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना उसे रिड्यूस किया जा सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसे पॉलिसीज को लाना गवर्नमेंट के द्वारा जिससे हमारा FDI इंक्रीज करे, FDI इंक्रीज करेगा ज्यादा पैसा आएगा, FII भी इंक्रीज करेगा तो भी हमारे पास ज्यादा पैसे आएगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का सिचुएशन है उसे डील किया जा सकता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो, government can reduce the substantial current account deficit by increasing export or decreasing imports, which can be through import restriction quotas, duties हो गया, हाँ, by subsidizing exports, ठीक है। Manipulating the exchange rate for cheaper export tend to increase balance of payment through devaluing the domestic currency, वही बताया मैंने, ठीक है। कैसे डिवैल्यूएट करके डोमेस्टिक करेंसीज को आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हो, जो कि अभी तक चाइना ही करता आ रहा है, ठीक है। चाइना अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा डिवैल्यूएट कर देता है, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट लेवल पे राइज कर जाता है। दूसरा हमारा इनकरेक्ट था, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी माइट इम्पैक्ट नेगेटिवली, मतलब क्या है बेसिकली, अगर हम एक्सपोर्ट को जो सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं एक्सपोर्ट में उसे रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा सिग्निफिकेंट लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारा सही था, करेंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी लोअर्ड बाय प्रमोटिंग द इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट।
इन ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इनफ्लो रिजल्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, लोन हो गया, बैंकिंग कैपिटल्स हो गया। बेसिकली ये सारी चीजों को बात कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है बेसिकली उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है और बताना हमें कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, बताओ। पहला क्या दे रखा है? इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री। क्या दे सकता है किसी पर्टिकुलर कंट्री को लोन? एनी कंट्री को? नहीं, गलत है। इट कैन ग्रांट लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्रीज। भाई ऐसा नहीं है, गलत है ये भी। थर्ड क्या है? इट ग्रांट्स लोन टू ओनली मेंबर कंट्रीज, ओनली मेंबर कंट्रीज। फोर्थ क्या है? इट कैन ग्रांट लोन टू सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। देखो ये सही है हमारा। हाँ, केवल मेंबर कंट्री को यह लोन ग्रांट कर सकता है, मतलब लोन को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है? रिड्यूस करना ग्लोबल पॉवर्टी, साथ ही साथ इंकरेज करना इंटरनेशनल ट्रेड को, एंड प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना, इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेज करना, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना। ठीक है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना। कब क्रिएट किया गया था? 1945 में। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूएस में। ठीक है, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगर देखें तो 190 मेंबर्स कंट्रीज हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग मनी टू फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, IMF सपोर्ट्स द इकोनॉमी ऑफ इट्स मेंबर्स नेशंस दैट आर एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू को डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको फंड वगैरह प्रोवाइड कराना बेसिकली। तो ये हमारा हो गया IMF के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? देखो, बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स are related to investment in a country. Which of the following statement best represent the important difference between them? बोल रहा है कि FDI एंड जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे FII हेल्प ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ये FDI के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, FII तो ऐसे ही होता है, नॉर्मल पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद स्टेबल नहीं होता बेसिकली, ये कभी भी भाग सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है। मैनेजमेंट स्किल एंड जो टेक्नोलॉजी है वह FDI के द्वारा लाया जाता है, और FDI ओनली ब्रिंग द कैपिटल, FII ओनली ब्रिंग द कैपिटल। ठीक है, तो स्टेटमेंट इधर उधर करके पूछ दिया। FII तो ये हमारा गलत हुआ ना। FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल व्हाइल द FDI ओनली टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, वह जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जबकि FDI की अगर बात करें तो वह स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है FDI। तो हमारा स्टेटमेंट बी विल बी द राइट आंसर, बट सी डी को भी देख लेते हैं। FDI फ्लो ओनली इनटू, गलत है यार, ऐसा नहीं है। FII इज कंसीडर टू बी मोर स्टेबल देन FDI। देखो स्टेबल FDI होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। FII क्या है? जब इसको बेनिफिट हो रहा है तो पैसे आएंगे, जब लॉस देखने को मिला या फिर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो लेके भाग जाएगा। ठीक है, एन इन्वेस्टमेंट दैट अ पेरेंट फर्म मेक इन अदर नेशन इज नोन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक पेरेंट फर्म के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट अदर कंट्रीज में मेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर इन मार्केट ऑफ ए फॉरेन नेशंस। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, FII एक इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली, जो कि इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाता है किसी फॉरेन कंट्रीज के मार्केट में। FDI टारगेट्स प्राइमरी मार्केट्स। FDI के द्वारा प्राइमरी मार्केट को टारगेट किया जाता है, वेयर जो FII होते हैं वो फ्लो होते हैं ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? FDI टारगेट्स स्पेसिफिक enterprises and bring better management skill and technology, where FII increase capital availability in general. ठीक है, compared to foreign institutional investors, foreign direct investment is regarded as being more stable। ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो हमने पहले बताया इन्फ्लेशन से होता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन लेस देन 3% है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है।
इकोनॉमिक ग्रोथ, increased consumer disposable incomes as a result of economic growth raised both total demand of goods as well as quantities that is readily available to consumer. ठीक है, rise in demand leads to inflation. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इन्फ्लेशन होगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को ही प्रमोट होगा, प्रमोशन मिलेगा ना। आप गुड्स को ज्यादा सेल कर रहे हो तो जीडीपी में ही काउंट होगा ना, तो कहीं ना कहीं पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंश्योर करेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इजी वन। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, मतलब क्या है बेसिकली, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अगर वह बैंक रेट को घटा दे रहा है तो उससे क्या होगा, उससे मोर लिक्विडिटी होगा इन मार्केट। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक होंगे क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आएंगे कि हमें प्रोवाइड कराइए लोन। कम इंटरेस्ट रेट पे कोई भी लोन लेना चाहेगा, तो जब यह इनको लोन प्रोवाइड कराएगा तो यह क्या करेंगे, पैसे को मार्केट में देंगे लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे, तो इससे कहीं ना कहीं ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। ठीक है, आप इसमें एक्सप्लेन क्या करना है यार। 16 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस। देखो जब ये पूछा गया था 2011 में तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा होगा, बट अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो जनरली लोगों को पता ही होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ एक्शंस को लिया जा रहा है जिससे कि हम क्या हो सके, इकोनॉमिक बूस्ट मिल सके, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना उसको बूस्ट मिल सके। तो इसका मतलब ये है भी, इट इज ए इंटेंस अफर्मेटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री। ठीक है, एक ऐसा अफर्मेटिव एक्शन लेना है, पॉजिटिव एक्शन लेना, जिससे हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको बूस्ट मिल सके। स्टिमुलस इज एन अटेम्प्ट by policymaker of the country to kick start the sludging economy, मतलब इकोनॉमी जो स्लो डाउन में चल रहा है उसको रीस्टार्ट करना बेसिकली उससे डील करता है। ठीक है, स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस इज व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पेंडिंग आउट ऑफ इट्स ओन फंड और लोअर टैक्स रेट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को लो कर दे रही है या फिर उसके पास जो पैसा पड़ा है वह स्पेंड कर रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल पे, तो इसे हम फिजिकल स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, देखो कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस मेजर्स विच बूस्ट डिमांड एंड ग्रोथ। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग की जाती है वैसे वैसे कहीं ना कहीं डिमांड जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको उसमें बूस्ट मिलती है, उसके बाद फर्दर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसमें बूस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए रैपिड इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज सम टाइम एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट, क्या बोल रहा है कि कभी कभी होता है हमें रैपिड इंक्रीज देखने को मिलता है इन्फ्लेशन में, जो कि एट्रीब्यूटेड होता है बेस इफेक्ट पे, मतलब किसी बेस इफेक्ट की वजह से ये होता है। बेस इफेक्ट क्या होता है ये पूछा है। देखो बेस इफेक्ट मतलब इट इज इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन कैलकुलेटिंग ऑफ इन्फ्लेशन रेट। प्रीवियस ईयर का क्या प्राइस इम्पैक्ट है प्रेजेंट टाइम में उसको कहीं ना कहीं यह दर्शाता है। ठीक है, जब हम इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करते हैं तो जो प्रीवियस ईयर में प्राइस लेवल रहा है उसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड बेस इफेक्ट। ठीक है, देखो बेस इफेक्ट रिफर्स टू impact of increase in the pub price level over the corresponding rise in price level in the current year। करंट इन्फ्लेशन हो गया, प्रीवियस ईयर इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन रेट था प्रीवियस ईयर में करस्पॉन्डिंग पीरियड्स ऑफ द लास्ट ईयर अगर वह कम था, तो इससे क्या होगा, अगर स्मॉल इंक्रीज देखा जा रहा है प्राइस इंडेक्स में तो इट विल गिव ए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन करेंट ईयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर प्रीवियस ईयर में जो प्राइस लेवल है वह लो है, ठीक है, प्राइस लेवल लो है, अगर यही जो नेक्स्ट ईयर है मतलब जो करंट ईयर है उसमें प्राइस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है तो उससे हमें ज्यादा कहीं ना कहीं हाई इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विथ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, दिस इज ड्यू टू। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है ना ये वर्किंग एज पॉपुलेशन को शो करता है। ठीक है, एक वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना एम्प्लॉयड है उससे हमारा इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर सकता है बेसिकली उसको दर्शाता है। तो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज ए हाई पॉपुलेशन ऑफ इन द ग्रुप ऑफ 15 to 64। ठीक है, 15 to 64 एज में जो पॉपुलेशन हमारा
उसमें हाई पोटेंशियल देखा जाता है, तो उसी को ये दर्शाता है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड से होता है जो पॉपुलेशन है 15 टू 64 ईयर्स तक का, और यह कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है उसको बताता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड में the economic growth potential that can result from shift in population age structure mainly when जो शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है जो कि कितना है 15 से 64 इज लार्जर देन नॉन वर्किंग ऑफ द पॉपुलेशन 14 एंड द यंगर एंड 65 एंड ओल्डर। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली 14 से कम और जो 65 से ज्यादा है, अगर उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं मानेंगे। अगर वही 15 से जो 65 साल की एज है उसमें हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड मानेंगे। ठीक है, मतलब उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी ये तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे कंट्री के द्वारा ना एक्सपोर्ट किया जा रहा ना इंपोर्ट किया जा रहा है, पूरा बैंड है। जैसे आप यूएसएसआर को ले लो, जब यूएसएसआर था वह एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, वहां पे ना वह किसी से एक्सपोर्ट करता था ना इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओपन में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। ठीक है, ये इकोनॉमिक रिलेशंस को अदर कंट्रीज के साथ रखता है। जैसे यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब किसमें आते हैं? हमारा ओपन इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी में ब्राजील हो गया, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है यार, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया 2011 का क्वेश्चन। अब हम 2012 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेड टू बी essentially the part of inclusive governance? इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, इसमें से कौन सा पार्ट है इंक्लूसिव गवर्नेंस का, हमें बताना है। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। ठीक है, देखते हैं आगे। इस्टेब्लिश इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को इस्टेब्लिश करना इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पब्लिक हेल्थ पे। स्ट्रेंथिंग द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम को स्ट्रेंथन करना। ये तो दो हमारा सही दिख रहा है ऐसे डायरेक्टली। ठीक है, दोनों हमारा करेक्ट है। जो गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे तो क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। मतलब जो लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी है वो कम अमाउंट में कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट जो है उसको अवेल कर सकते हैं, और भी जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ इशूज आ रहे हैं, वह इजी वे में उसको डील कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कम पैसे में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, मिड डे मील क्या होगा? मिड डे मील से मतलब ये जो भी मतलब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें प्रॉपर फूड वगैरह मिलेगा। ठीक है, स्पेशली जो बिलो कितना 14 ईयर्स ऑफ एज होता है उनको। तो पहला चौथा तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? इस्टेब्लिश इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। अगर इसको इफेक्टिवली इस्टेब्लिश किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो काफी अच्छे से ग्रोथ किया जा सकता है, मतलब एक अच्छे वे में लेके आगे बढ़ा जा सकता है। तो यह भी हमारा सही है। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, ये कैसे हो सकता है? गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। सी विल बी द राइट आंसर। परमिटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू बैंकिंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। ठीक है, प्राइम मोटिव बैंक का क्या है कि प्रॉफिट को अर्न करना। तो अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को परमिट कर दे रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल बैंकिंग एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करिए, तो कहीं ना कहीं इससे उनका प्रॉफिट अर्न करने का मेन मोटिव होगा, जिससे ये सारी चीजें उसमें नहीं आएंगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 जेड डी of the Indian Constitution, district planning committee must have been established at each district level to oversee planning at district and below। ठीक है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उससे सेटअप करना होगा ताकि वह जो प्लानिंग है डिस्ट्रिक्ट पे बेसिकली उसको देख सके। द कमिटी इन चार्ज ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट शैल कंपाइल द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी डेवलपमेंट प्लान एंड क्रिएट अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या है, एक ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट है उसको लेके चलना। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मेन मोटिव ये था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रोवाइड करा रहा है, तो ये हमारा सही है। थर्ड था करेक्ट था हमारा। गवर्नमेंट एम टू इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाई 2025। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन,
and is considered as a means of mitigating the classroom hunger to all the children below the age of 14. जो क्लासरूम हंगर है बेसिकली उसको कम करना, उसको मिटिगेट करना, ठीक है। इसकी वजह से मिड डे मील स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यह 14 ईयर्स के जो कम बच्चे होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है दोपहर में खाना, ठीक है। वन टाइम मील होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज आर द रिसेंट पॉलिसी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या रिसेंट में इनिशिएटिव लिया गया है। सेटिंग अप नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन को सेटअप किया गया है, वो भी सही है। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस सो दैट जल्दी से इसको सेटअप किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और उसका जो एक्टिविटीज है उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। जी हाँ, हमारा सही है। इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, ये भी हमारा सही है। इसको आगे देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डी विल विद राइट आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी प्रोवाइड फॉर प्रमोशन ऑफ क्लस्टर एंड एग्रीगेशन स्पेशली थ्रू द क्रिएशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, ठीक है। क्लस्टर एंड एग्रीगेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करना, जो एक इसके तहत आया था नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत, ठीक है। सेकंड क्या है, initiating the process of simplification and rationalization of state level business regulations developing single window clearance, ठीक है। होता है कि जो अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट से, उसमें कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उसको परफॉर्म करना होता है, तब जाके आपको अप्रूवल मिल सकता है कोई भी बिजनेस अगर आप सेटअप कर रहे हो। तो उसको अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब एक जगह जाके आपको एक ही बार में सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको आपकी फाइनल कर दी जा रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसमें हर्डल नहीं क्रिएट होगा ना, आप इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, जो भी बिजनेस को आप सेटअप करना चाहते हो आप जल्दी से उसको कर सकते हो। तो बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं। थर्ड क्या था, एडवाइजरी टू स्टेट और सिंप्लीफिकेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट्स, जो ये था क्या था, NMP on Technology Acquisition and Development Fund, Constitution of the Approval and Monitoring Mechanism under the policy है, ठीक है। स्कीम प्रिपेयर अंडर NMP on Technology Acquisition and Development Fund, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वो हो गया। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन इंडिया इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन the indices of 8 core industries have a combined weight of 90%. Which of the following are among those 8 core industries? बोल रहा है जो ओवरऑल इंडेक्सेस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जो कोर 8 कोर इंडस्ट्रीज है, वो कंबाइंड वेट कितना है उसका 90%। तो उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन से हैं जो कि कितना 90% कंबाइंड वेट है जिनका। सीमेंट, जी हाँ है। फर्टिलाइजर, जी हाँ है। नेचुरल गैस, जी हाँ है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, जी हाँ है। टेक्सटाइल नहीं है, टेक्सटाइल नहीं है, ठीक है। पहला हमारा सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल नहीं आता है, ठीक है। उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज मेजर्स कंबाइंड एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इन सिलेक्टेड 8 कोर इंडस्ट्रीज, जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 27% 2021 में ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूड्स इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ठीक है। लगभग 27% अकाउंट किया था 2021 में अगर देखें तो, जो कि वेट इंक्लूड है किसमें, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 8 कोर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कुछ दिया एक्स्ट्रा, आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। मतलब हमारे यहाँ कोल का रिजर्व काफी ज्यादा है, ठीक है, बट स्टिल वी आर इंपोर्टिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल्स। बताओ रीजन क्या है इसमें, पूछा है करेक्ट। बोल रहे हैं इट इज अ पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फॉर फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज। बोल रहा है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम अपनी कोल को मतलब सेफ रखेंगे और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे ताकि भी प्रेजेंट में चल सके। जब दूसरी कंट्रीज का कोल खत्म हो जाएगा तो हम फ्यूचर में अपनी कोल्स को यूज करेंगे। भाई इसको खत्म करने की बात किया गया है कब तक, 2017 तक हमारा नेट जीरो का वो है ना, जिसमें हम मतलब कोल वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ऐसे
उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का ज़्यादा हम उसमें यूज़ करेंगे, मतलब जो कि रिन्यूएबल हो, ठीक है? और कोल वगैरह को हटाना है 2070 तक, मतलब कोल का जो यूज़ है बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा कम कर देना है। तो कहाँ ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह नई गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है कि हम अपने कोल्स को सेव करेंगे फ्यूचर के लिए, फिर दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करेंगे ताकि प्रेजेंट की नीड को अ, ताकि हमारा जो प्रेजेंट का नीड है उसको सेटिस्फाई कर सके। गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है ये। सेकंड क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। हाँ, ये सही है। जैसे स्टील प्लांट हो गया, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ना कोल बेस्ड होते हैं। तो अभी देखें तो जो सप्लाई है कोल का वह सफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है। स्टील कंपनीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल, कुकिंग कोल, विच हैज टू बी इंपोर्टेड। बोल रहे हैं जो स्टील कंपनीज है ना, उन्हें लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल की नीड होती है, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कुकिंग कोल है, ठीक है? तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो, there is no such policy in India to save its own coal reserve for future and import it from other countries for the present use. ऐसा कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो नहीं की जाती है और कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई है, ठीक है? कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, कैपेटिव पावर प्लांट्स, स्पोनेज आयरन प्लांट हो गया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कोल ट्रेडर्स आर इम्पोर्टिंग नॉन कुकिंग कोल। फिर उसके बाद जो स्टील है 85% उन्हें कुकिंग कोल का रिक्वायरमेंट होता है, इसी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कुकिंग कोल, देखो हमारे यहाँ कुकिंग कोल ज्यादा नहीं होता है, मतलब जो हमारे यहाँ कोल होता है वो लो क्वालिटी का प्रेजेंट है, ठीक है? कुकिंग कोल हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन सा मेजर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है हमारी इकोनॉमी में? देखो, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करना पब्लिक से, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है? जैसे आरबीआई हो गया। क्या इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा? देखो, गवर्नमेंट जब देखो गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए होते हैं तो क्या करता है, बॉन्ड्स को मतलब शेयर्स को सेल करता है मार्केट में। शेयर सेल करेगा तो फिर पैसे आएंगे इनके पास, ठीक है? शेयर होता है और इस पे कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है। तो बेसिकली ऐसे पैसे आते हैं, हमने देखा था बैंकिंग सिस्टम में, हमने काफी डिटेल में इसको पढ़ा था। तो इसके पास अगर वही जब जो शेयर होता है फिर बाई करती है गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, फिर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो पैसे देगी ना बाई करेगी, तो इससे कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बोला है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पीपल के पास पड़े हुए हैं उसको जब परचेज किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो इससे हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। जी हाँ, इससे हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, ठीक है? डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कॉमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। भाई जब डिपॉजिट कर रहा है तो कहाँ मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो ये हमारा गलत हो गया, दूसरा। पहला सही है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही कर रही होगी, या फिर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड जो कराती है गवर्नमेंट, बहुत सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है ना उसके द्वारा, उसके लिए किया जा रहा होगा। तो इससे कहीं ना कहीं मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकता है। जी हाँ, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाई सेंट्रल बैंक, सेल करेगा तो नहीं होगा मनी सप्लाई ना इंक्रीज, तभी तो मनी सप्लाई डिक्रीज करने में ये सारी एक्टिविटीज की जाती है आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है? जब मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या करता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करता है, जिससे मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। तो ये नहीं होगा, तो पहला थर्ड तीसरा हमारा सही ऑप्शन होगा। देखो, ठीक है? सेंट्रल बैंक पे इन्वेस्टर होल्डिंग बॉन्ड, जो इन्वेस्टर बॉन्ड को होल्ड किए हुए हैं उनको पैसे पे करती है। इफ द सेंट्रल बैंक बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पीपुल, मतलब फ्रॉम पीपुल, पीपुल से हु आर होल्डिंग द बॉन्ड हैव मोर मनी टू स्पेंड, ठीक है? अगर बाई कर रही है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको पैसे देगी, उनको पैसे देगी तो उनके पास ज्यादा पैसे आएगा, ज्यादा पैसे आएगा तो ज्यादा स्पेंड करेंगे, इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ना इकोनॉमी में। तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? सेकंड हमारा इनकरेक्ट था। डिपॉजिट इन करेंसी, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक डज नॉट इंक्रीज, इंस्टेड डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है? जो डिपॉजिट पब्लिक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक में किया जा रहा है बेसिकली, अगर उसको परफॉर्म किया जा रहा है तो उससे मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा।
थर्ड क्या बोला है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक लीड्स टू रिलीज ऑफ मनी टू सेंट्रल बैंक विच इवेंचुअली इंक्रीज मनी इन मार्केट वाया लोन्स वगैरह, ठीक है। फोर्थ हमारा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये तो डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, ठीक है। बैंकर्स बैंक एक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, करेक्ट बताना हमें। स्टेटमेंट दे रखा है, अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो अदर बैंक लाइक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो यह क्या कर सकते हैं, वह अपने डिपॉजिट को आरबीआई के पास रख सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वन सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, आरबीआई लेंड फंड टू कॉमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड, मतलब क्या है, जब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कॉमर्शियल बैंक फेस करते हैं उस टाइम पे आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। थर्ड क्या बोल रहा है, आरबीआई एडवाइज द कॉमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स, मॉनेटरी मैटर्स पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को एडवाइस प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, ये भी सही है। ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, इसीलिए हम इसे बैंकर्स बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, ठीक है। इट परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर द अदर कॉमर्शियल बैंक एज द अदर बैंक्स ordinarily perform for their customers, ठीक है। आरबीआई lend money to all the commercial bank of the country, सारे कॉमर्शियल बैंक को मनी को प्रोवाइड कराता है आरबीआई, ठीक है। थर्ड हमारा करेक्ट था, आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी फंक्शन टू बैंकर्स बैंक्स ऑन देयर फाइनेंशियल मैटर, ऑल्सो जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द बेसिक एड ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट, बेसिक एड क्या है लीड बैंक स्कीम का। देखो, लीड बैंक स्कीम क्या है, पहले इसको देखो। लीड बैंक स्कीम जो आया था ना, वह लाया गया था ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर में रीजनल इम्बैलेंस है उसको टैकल किया जा सके, साथ ही साथ जो अनबैंक्ड एरिया है जहां पे बैंक प्रेजेंट नहीं है वहां पे बैंकिंग सेक्टर को लाना, बैंकिंग सिस्टम को लाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिस इन ईच डिस्ट्रिक्ट, बिग बैंक्स शुड ट्राई टू ओपन, गलत है। There should be stiff competition among the various nationalized banks, जो वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उसमें कंपटीशन को इंक्रीज करना, गलत। इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं वह अडॉप्ट करें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ, ये सही है हमारा। यहाँ पे डी वाला बोला है ऑल द बैंक शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स, ठीक, गलत है, ठीक है। सी वाला हमारा सही है, इंडिविजुअल बैंक जो है ना शुड अडॉप्ट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। देखो, लीड बैंक स्कीम आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, रिकमेंडेशन किसके द्वारा किया गया था, गडकिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर्स, जो गडकिल स्टडी ग्रुप्स एंड बैंकर्स थे बेसिकली उनके द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंस, जो बैंकिंग सेक्टर में रीजनल इम्बैलेंस प्रिवेल था हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, उसको रिमूव करना और साथ ही साथ बैंकिंग फैसिलिटीज को अनबैंक्ड एरिया में प्रोवाइड कराना, इनहेंस कर एक्सटेंड करना, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटीज को बैंकिंग अनबैंक्ड एरिया में एक्सटेंड करना बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस में कैपिटल गेन राइजेस, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस दे रखा है, पूछा है जो कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है। कैपिटल गेन क्या होता है, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी आपकी, ठीक, प्रॉपर्टी कुछ टाइम बाद आपको, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए खरीदा था, कितना, 1 डिसमिल, अभी इसका आपका बढ़ गया है 4 डिसमिल, ठीक है। 4 डिसमिल, एक डिसमिल जो है वह 4 लाख का हो गया, तो इसे हम कैपिटल गेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस देख लेते हैं क्या बोला है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट के सेल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है या कैपिटल गेन नहीं होता, ठीक है। कैपिटल गेन मतलब एक प्रोडक्ट है आपका, वो सर्टेन टाइम के बाद उसका प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब यहाँ पे सेल्स हो रहा है जो प्रोडक्ट्स का, उसमें उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या कैपिटल गेन के अंडर नहीं आता। व्हेन देयर इज ए नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड,
ठीक है, जो नेचुरल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो आप, उसे कैपिटल गेन राइज होता है। जी हाँ, ये सही है हमारा। When you purchase a painting, there is a growth in its value due to increase in its popularity. कोई पेंटिंग आप खरीदे, ठीक है, अब उसको रखे हो आप, और उसमें आप देख रहे हो कोई ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी जो है पेंटिंग की वह इंक्रीज कर रही है। जी हाँ, ये भी हमारा सही होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो, कैपिटल गेन अकर व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एसेट सच एज प्रॉपर्टी और पेंटिंग इंक्रीज ओवर टाइम। ठीक है, जो वैल्यू है आपके एसेट का, अगर उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ओवर टाइम, तो हम उसे कैपिटल गेन बोलेंगे। ठीक है, और दिस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ हैपन नेचुरली और ड्यू टू राइज ऑफ डिमांड और पॉपुलैरिटी। या तो वह नेचुरली अकर कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ रही है, जैसे लैंड की प्रॉपर्टी की हो गई, ठीक है, या फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जैसे पेंटिंग की आप ले लो, तो उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। पहला इनकरेक्ट था, इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज नॉट काउंटेड अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर इसे काउंट नहीं किया जाता। सेकंड सही था हमारा, थर्ड सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। जो फॉरेन कंपनीज है, उनकी सब्सिडीज इंडिया में आ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर का ही ले लो, फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, ठीक है, फॉरेन बैंक्स जो होते हैं, उनकी सब्सिडीज इंडिया में आ रही हैं। तो ये हमारा एफडीआई के अकाउंट होता है। जी हाँ, एफडीआई में आता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में आता है ना, तो पहला हमारा सही है। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज। जी हाँ, अगर कोई फॉरेन कंपनीज है, उस जो इंडियन कंपनीज है, उसमें मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड कर रहा है, तो उसे हम एफडीआई बोलेंगे। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। थर्ड क्या है, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज। कोई कंपनी है एक्सक्लूसिवली, मतलब उसी के फॉरेन कंपनीज के द्वारा पर्टिकुलरली फाइनेंस किया जा रहा है उसे। ठीक है, सही है हमारा। पोर्टफोलियो, ये देखो एफआईआई में आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमारा गलत होगा, सॉरी, फोर्थ हमारा गलत होगा, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा भी सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो, पहला दूसरा तीसरा हमारा सही है। एफडीआई का आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है करेक्ट उसमें से। द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। जो प्राइस होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट में, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, कैसे डिटरमाइन होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, क्योंकि ये लोन्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह को प्रोवाइड कराता है कंट्रीज को, ना कि जो प्राइस होता है पर्टिकुलर करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में, उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा क्या है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड बाय द कंट्री कंसर्न। जी हाँ, जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है, बेसिकली उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। जो गवर्नमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी का क्या पोजीशन है, मतलब कैसा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं करेंसी के प्राइस को इंटरनेशनल मार्केट में डिटरमाइन किया जाता है। थर्ड क्या, फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं, ये नहीं होगा, दूसरा तीसरा होता है, दूसरा तीसरा। ठीक है, देखो, पहला हमारा वर्ल्ड बैंक नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट है, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। सोर्स है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट का, किसका, डेवलपिंग कंट्रीज का अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं देखा जाता है हमें, जो प्राइस ऑफ द करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में, नो रिलेशन। ठीक है, सेकंड हमारा सही था, थर्ड सही था। फोर्थ क्या था, द वैल्यू ऑफ एनी करेंसी ऑन इंटरनेशनल मार्केट हैज नो बियरिंग ऑन इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ ए नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है बेसिकली एक नेशन का, उससे जो वैल्यू है किसी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में, वह डिटरमाइन नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हाउ डज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, सीक्स टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पीपल। कैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जो रूरल पीपल्स हैं उनके लाइवलीहुड ऑप्शंस को इंप्रूव करता है। क्या है ऑप्शन, बाय सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर इन रूरल एरियाज। बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसको लार्ज अमाउंट में सेटअप करके, साथ ही साथ जो जो एग्री बिजनेसेस सेंटर्स हैं, उसको भी इंक्रीज करना। देखो, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। बाय स्ट्रेंथनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड प्रोवाइड स्किल्स डेवलपमेंट।
ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना और स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड कराना। जी हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। बाई सप्लाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, डीजल पंप सेट, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर, तो कोई गलत है। नेशनल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था बेसिकली, तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। देखो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट है बेसिकली। दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च कब किया गया था? 2011 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, एम क्या था? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर रूरल पुअर that will enable them to improve their access to financial services and raise household income through improvement to their sustainable means of subsistence। मतलब क्या है बेसिकली कि जो एक्सेस है किसका? फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसको इंक्रीज करना सो दैट अपने लाइवलीहुड को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है बेसिकली उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब ऑफ आशा? आशा, आशा का क्या जॉब है? एक ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जो कि एक ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, आशा का। अब यहाँ पे पूछा है करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्या दे रखा है? अकम्पनिंग वीमेन टू हेल्थ फैसिलिटी फॉर एंटीनेटल केयर चेकअप। मतलब क्या है बेसिकली, जो वीमेन प्रेग्नेंट है, ठीक, उनको जो एक प्रॉपर एंटीनेटल केयर चेकअप वगैरह होता है उन उसमें हेल्प करना, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल चेकअप वगैरह होता है ना, उसमें ले जाके उनको पूरा प्रॉपर वे में चेकअप वगैरह करवाना, ये सारी चीजों का उसमें परफॉर्म किया जाता है आशा के द्वारा। जी हाँ, ये हमारा सही है। सेकंड क्या बोल रहा है? यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट फॉर अर्ली डिटेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, जी हाँ, ये भी किया जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन। एक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन होता है ना, कितना न्यूट्रिशन, कितना खाना आपको खाना है, क्या चीजें लेना है, क्या इंटेक करना है, ये सारी चीजें जो है ना। फिर उसके बाद जो टीका वगैरह लगता है, इम्यूनाइजेशन जो होता है, उस सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, ये भी आशा के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जी हाँ, ये भी हमारा सही है। कंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ ए बेबी, डिलीवरी ऑफ ए बेबी, देखो ये गलत है। यह इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करता है, आशा के द्वारा बेबी को डिलीवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, आशा विल मोबिलाइज द कम्युनिटी और एंड फैसिलिटेट them in accessing health and health related services such as providing immunization, antenatal care checkup, postnatal care checkup, supplementary nutrition etc। ठीक है, दूसरा सही है। empowered with knowledge and drug kits to deliver first contact healthcare along with identifying and registering new pregnancies, births and deaths। ठीक है, आइडेंटिफाई करना जो न्यू प्रेगनेंसीज हुई हैं, बर्थ जो हुए हैं, डेथ्स जो हुए हैं, उसमें सारा कुछ को उसके इसके द्वारा नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड, डिलीवरिंग अ बेबी इज बीइंग कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नॉट बाय आशा। आशा वर्कर्स के द्वारा बेबी को डिलीवर नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको प्रोफेशनल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा है द इंडेवर ऑफ जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम इज, इसमें से हमें करेक्ट बताना है। क्या स्टेटमेंट दे रखा है? टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना का एम था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। जी हाँ, क्वेश्चन ही पूछा था कि एक प्रयास जो जननी सुरक्षा योजना का क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को करवाना। ठीक है, हाँ सही है। टू प्रोवाइड मॉनेटरी असिस्टेंस टू मदर टू मीट द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, मदर को एक मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराना सो दैट जो डिलीवरी का कॉस्ट है उसे वो मीट किया जा सके। ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर वेज लॉस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट। देखो ये इसमें कवर नहीं होता, जननी सुरक्षा योजना में यह कवर नहीं होता है। किसमें होता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत इसको कवर किया जाता है। ठीक है, जो वेज लॉस होता है प्रेगनेंसी एंड कन्फाइनमेंट के टाइम पे, तो ये विल बी द राइट आंसर। देखो, जननी सुरक्षा योजना जो कि एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी है उसको कम करना। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वीमेन, जो पुअर प्रेग्नेंट वीमेन होते हैं उनमें। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि कैश असिस्टेंट को प्रोवाइड कराता है विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर्स। ठीक है, जो ये था कि कंपनसेशन प्रोवाइड कराना वेज लॉस पे, तो वो किसके अंदर आता है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द एम्प्लॉय ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली, उसके तहत सोशल सिक्योरिटी इनमें से किसको किसको प्रोवाइड किया जा सकता है? देखो, होटल एंड रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट और जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनको, जी हाँ, सबको प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है किसके तहत लाया गया था? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत। क्या है? एक पीस ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है दैट कवर्स मेडिकल केयर फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन द इवेंट्स ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी हो गया, वर्कर डेथ हो गया, ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज, इसके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बोल रहा है, इफ द नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री। अगर जो नेशनल वाटर मिशन है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उससे हमारे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? करेक्ट बताना है। पार्ट ऑफ वाटर नीड इन अर्बन एरिया विल बी मीट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। जी हाँ, हमारा ये सही है। जो पार्ट मतलब जो वाटर नीड है बेसिकली अर्बन एरियाज में, वहां पे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। जी, हमारा सही है। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज विद inadequate alternative source of water will meet by adopting appropriate technology that allow for use of ocean water। बोल रहा है, जो कुछ कोस्टल सिटीज है जहां पे प्रॉपर अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है वाटर का, उन्हें क्या किया जाएगा? जो ओशियन वाटर है, वेरियस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे प्योरीफाई करा के उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। जी, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, मतलब बी भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? ऑल द रिवर ऑफ हिमालयन ओरिजिन विल बी लिंक्ड टू रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं जो कि ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं? हिमालय से, ठीक है, उनको लिंक कर देना पेनिसुलर रिवर्स से। जो इंडिया के पेनिसुलर रिवर्स है ना, उनसे लिंक कर देना। गलत है। ऑल देखो, गलत है। ऑल ऐसे ऑल ओनली एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना। थर्ड इसमें काटे तो ये आ गएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी विल बी द राइट आंसर, बट फोर भी देख लेते हैं। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर फॉर digging borewell and for installing motor and pump set to draw ground water will be completely reimbursed by the government। गलत है। ठीक है, गवर्नमेंट वैसे चाह रही है कि जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जनरली हमें जो पंजाब एंड तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, वहाँ पे 100% से ज़्यादा हो गया है, उसको कम किया जाए। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव ही क्रिएट करेगा ना, उससे कहीं ना कहीं डिप्लेशन ही ज़्यादा होगा, तो ये हमारे लिए गलत ही होगा। काफ़ी बड़ा दे रखा है भाई, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हेल्प इन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। कैसे जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं वहां पे। ठीक है, बोल रहा है डीआरडीए एक्ट एज अ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन स्पेसिफिक बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। गलत है, ऐसा नहीं है। डीआरडीए अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडीज। जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वह एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडीज को करते हैं ऑफ कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड मल न्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर डिटेल्ड रेमेडीज मेजर। गलत है भी, कुछ ऐसे टास्क को परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्या बोला? डीआरडीएस सिक्योर इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए इंटर सेक्टोरल जो वेरियस सेक्टर्स है उनमें कोऑपरेशन को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करता है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को बनाता है, सो दैट जो इस सारे पॉलिसीज है उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, जी हाँ, हमारा थर्ड नंबर सही है। फोर्थ क्या है? डीआरडीएस वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इंटेंडेड टू एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। बोल रहे हैं जो फंड वगैरह एलोकेट किए जाते हैं, फंड वगैरह डिस्पर्स किए जाते हैं बेसिकली जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है उसके लिए, उस पे उसको डीआरडीओ जो उसको डीआरडीए मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा वॉच ओवर किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है और ये भी इंश्योर किया जाता है कि उसे प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब उस फंड को अलग जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से फंड की शॉर्टेज हो जा रही है या फिर अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि तीसरा चौथा हमारा सही है। डीआरडीए आर expected to coordinate effectively with पंचायत राज इंस्टीट्यूशन under no circumstance will they perform function of PRI। ठीक है, वह जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है
उससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ताकि जो पॉलिसी है पॉवर्टी एलिविएशन जो पॉलिसीज वगैरह है उसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी भी सिचुएशन में वह जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है उसका परफॉर्म नहीं कर सकता, उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। नो सच प्रोविजन देयर आर डीआरडीएज टू अंडरटेक एन एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी, जो ये बताया था ना कि एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडीज वगैरह करता है, ताकि जो मेन कॉज है पॉवर्टी मल न्यूट्रिशन का उसे पता लगाया जा सके। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है इसके द्वारा। थर्ड वाला और चौथा वाला हमारा सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट हमें बताना है। स्टेटमेंट दे रखा है, डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट, सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल। ये दूसरा होगा यार, ये तीसरा होगा। परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, एक्सटेंड ऑफ बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल। देखो ये दोनों गलत है, ठीक है। डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विस एट हाउस होल्ड लेवल, इसको कहीं ना कहीं मेजर करता है, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप इन 2010 में बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी के द्वारा इसको लाया गया था 2010 में, ठीक है। द यूज 3 डायमेंशन एंड 10 इंडिकेटर्स विच आर एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड इनरोलमेंट देखता है, हेल्थ देखता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को देखता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्लोरिंग हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, कुकिंग फ्यूल हो गया, एसेट हो गया, ये सारी चीजों को उसमें देखता है, ठीक है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे आप 2020 का देख सकते हो, अभी लेटेस्ट का देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 2012 का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम 2013 का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।